नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या इसके अलावा कोई भी ऐसा वनडे एग्ज़ाम जिसके अंदर करंट अफेयर्स या जीएस के पूछी जाती है, उसके अंदर आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको कुछ पूछना है अपनी तैयारी से रिलेटेड, कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है और रोज़ शाम को 6 बजे एक एप्टीट्यूड का सेशन होता है। ठीक है, तो अगर आप शाम को भी एप्टीट्यूड के सेशन को देखते हैं तो आपको मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट को अच्छा करने में हेल्प मिलेगी। चलो, ये कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको लगभग लगभग 10,000 से ऊपर 10K+ मेंबर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, तो उसी चैनल को ज्वाइन करना। इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे तो अगर आप देख रहे हो इस टाइम वीडियो को तो इसका मतलब यूट्यूब पे आप हो, पर ये देख लेना कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Which campaign has been launched by the Sports Authority of India to boost the enthusiasm of Team India in the upcoming 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? देखो, हमें पता है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी इनकी शुरुआत हुई है 18 जुलाई से और ये कहाँ पर हो रहे हैं? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के अंदर। तो इसको अच्छे से याद कर लो कहाँ पर हो रहे हैं। अब इसके अंदर टीम इंडिया का जो कंटिजेंट गया है उसके अंदर 215 मेंबर हैं, 215 मेंबर। ठीक है, और जो 16 स्पोर्ट्स के खेलेंगे, मतलब 16 स्पोर्ट्स हैं और उनके टोटल स्पोर्ट्स एथलीट्स को देखा जाए 215 के आसपास है। और तो इनका वहाँ पर एंथुसियाज्म, मतलब इनका हौसला बढ़ाने के लिए, इनका चीयर करने के लिए जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। तो उस कैंपेन का नाम हमको याद रखना है, वो है क्रिएट फॉर इंडिया। क्रिएट फॉर इंडिया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस कैंपेन का नाम क्या है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टीम इंडिया को चीयर करने के लिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन्च किया है। ठीक है, अगर हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लें तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है संदीप प्रधान। संदीप प्रधान। ठीक है, चलो अगर हम देखें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इससे पहले 2018 के अंदर हुए थे। 2018 में कहाँ पर? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 2022 के अभी हमको पता ही है कहाँ पर हो रहे हैं? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के अंदर। बर्मिंघम शहर के अंदर। और 2026 के ये कहाँ पर होने वाले हैं? ये होंगे विक्टोरिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया में जगह है विक्टोरिया, यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये बात हुई कॉमनवेल्थ गेम की। अच्छा, हम ओलंपिक्स का भी देख लेते हैं क्योंकि इस साल ओलंपिक्स भी हुए थे। विंटर ओलंपिक्स आपको याद होगा, बीजिंग चाइना में 2022 के विंटर ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो विंटर ओलंपिक्स 2022 के कहाँ पर हुए? बीजिंग चाइना के अंदर। बीजिंग चाइना में। और 2026 के अंदर कहाँ पर होंगे? 2026 में होंगे इटली में, एक जगह है मिलान एंड कोर्टाना। मिलान एंड कोर्टाना, यहाँ पर इटली के अंदर। ठीक है, अगर हम समर ओलंपिक्स की बात करते हैं, समर ओलंपिक्स की, तो हमें पता है 2020 में हुए थे। ठीक है, और 2020 में होने थे टोक्यो में। इनको 2020 टोक्यो ओलंपिक्स बोला जाता है, लेकिन कोरोना के चलते इनको 2021 में कराया गया। ठीक है, और अब इसके बाद होंगे 2024 के अंदर, ये होंगे पेरिस फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस के अंदर। और 2026 के 2028 के होंगे कहाँ पर? लॉस एंजलिस यूएसए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड याद रखना कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा इवेंट है इन ओलंपिक्स का। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें जो 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, इसकी फ्लैग बियरर कौन रहे हैं? तो याद रखना पीवी सिंधु। ठीक है, और हमारे हॉकी के कैप्टन मनप्रीत, उनको वो दोनों के दोनों यहाँ पे फ्लैग बियरर रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पर उसको उनको होना था, हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं उनको होना था, लेकिन वो कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए उनके चोटिल होने के कारण। ठीक है, चलो। विच सिटी इज होस्टिंग द 44 चेस ओलंपियाड स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जुलाई? देखो 28 जुलाई से ही क्या हुए हैं? आपके चेस ओलंपियाड स्टार्ट हुए हैं 44। तो कौन सी सिटी इनको होस्ट कर रही है? तो याद रखना चेन्नई इसको होस्ट कर रही है। ठीक है, और 1927 से ये जो है ओलंपियाड खेले जा रहे हैं। हर साल होता है, मतलब हर साल नहीं, कुछ कुछ टाइम में होता है।
और 1927 में इनको स्टार्ट किया गया था। इस बार पहली बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। 30 साल के बाद तो ये एशिया के अंदर हो रहा है होस्ट, एशिया के अंदर 30 साल के बाद हो रहा है, 30 ईयर्स। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया फर्स्ट टाइम इसको होस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम। कौन सी सिटी कर रही है होस्ट, तो याद रखना चेन्नई। अच्छा, अगर इसके हम मैस्कोट की बात कर लें तो इसका मैस्कोट है थम्बी। अब थम्बी क्या होता है, एक हॉर्स टाइप है, हॉर्स टाइप इस तरह से खड़ा हुआ है, यहाँ पर देखोगे ना आप, इस तरह से हॉर्स है एक। आप इसका थम्बी सर्च करोगे गूगल पे तो आपको दिख जाएगा, एक हॉर्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, वेलकम कर रहा है वो, ठीक है, इस तरह से है। चलो, और उसने लुंगी पहनी हुई है। तो चेन्नई का स्टाइल होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर लोग लुंगी पहन के रखते हैं। तो इस जो ये हॉर्स है यहाँ पर, इसको भी लुंगी पहनाई गई है यहाँ पर, और ये स्वागत कर रहा है हाथ जोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से है यहाँ पर खड़ा हुआ हॉर्स, आप देखोगे तो गूगल पे मिल जाएगा आपको, वहाँ पे लिखना चेस ओलंपियाड मैस्कॉट, मैस्कॉट, ठीक है। इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है 92 करोड़ रुपए का जो बजट लिया है, ताकि इस प्रोसेस को, इस ओलंपियाड को स्मूथली इसकी फंक्शनिंग हो सके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड याद रखना। इसमें टोटल कम से कम टोटल इसके अंदर 343 टीम्स है, 187 कंट्रीज से, ठीक है। 187 कंट्रीज से 343 टीम है। और अगर भारत की बात करें तो 25 प्लेयर भारत के भी हैं, जो किसके अंडर, मतलब किसकी मेंटरशिप में इसमें भाग ले रहे हैं। विश्वनाथ आनंद, आप सबने नाम सुना होगा, विश्वनाथ आनंद जो है एक लेजेंडरी चेस प्लेयर है, ठीक है। और इनकी मेंटरशिप में 25 प्लेयर जो है इस ओलंपियाड के अंदर भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना ही कहाँ पर हो रहा है, 44th ओलंपियाड। हु इज़ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया विद अ वेल्थ ऑफ 84,330 करोड़। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि रिचेस्ट मैन कौन थे हमारे, अडानी जी, गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी 4th नंबर पे रहे थे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में, 4th नंबर पे। और 10th नंबर पे कौन रहे थे, मुकेश अंबानी रहे थे, मुकेश अंबानी। अब ये मैंस, अगर हम वुमेंस की बात करें तो इंडिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन कौन है, ये है हमारी रोशनी नादर मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। इनके पास जो टोटल संपत्ति है वो 84,330 करोड़ रुपए की है। ये भारत की सबसे अमीर वुमेन है, ठीक है। तो याद रखना, HCL टैग की ये है रोशनी नादर मल्होत्रा, और रिचेस्ट वुमेन है इंडिया की। और पहले भी यही थी, पिछले साल अगर देखोगे तो आप, पिछले साल भी यही थी। और पिछले साल से अब मतलब 2020 से 2021 की बात हो रही है, ठीक है। 2021, इस एक साल के अंदर इनकी जो नेट वर्थ है उसके अंदर 54% का उछाल आया है, ठीक है, 54% का, समझ रहे हो। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है, सेकंड नंबर पे, वो है फाल्गुनी नायर, ठीक है, ये लिखा नाम फाल्गुनी नायर। इनकी जो नेटवर्थ है वो 963% इंक्रीज करी है, और ये सेकंड नंबर पे आएगी। और जो पहले सेकंड नंबर पे थी उनका नाम था क्या, किरण मजूमदार, किरण मजूमदार, और ये थर्ड नंबर पे पहुंच गई है। और इनकी जो नेटवर्थ है उसके अंदर डिक्लाइन आया है, 21% से उनकी जो नेटवर्थ है वो कम हुई है, याद रखना, ठीक है। इनकी 84,000 करोड़, 84,000 करोड़ के आसपास है। इनकी सेकंड नंबर पे जो देखोगे 57,000 करोड़ के आसपास है। और इनकी अगर देखोगे तो 29 करोड़ के आसपास है नेटवर्थ, ठीक है। अगर हम टॉप 100 जो रिचेस्ट वुमेन्स हैं उनकी अगर हम देखें एक साल के अंदर, उनकी टोटल जो नेटवर्थ है वो 53% से इंक्रीज करी है। जो 2020 में लगभग 4.16 लाख करोड़ थी, वो 2021 में, सॉरी 2020-21 में वो 2020 में 2.16 थी, 2.16, 2.72 लाख करोड़। और 2021 में वो हो गई 4.16 लाख करोड़, 54% का इंक्रीमेंट हो गया उसके अंदर, ठीक है। टॉप 100 के अंदर दिल्ली के अंदर से सबसे ज़्यादा वुमेन्स हैं, इसके अंदर 25 वुमेन्स जो हैं दिल्ली के अंदर से है, मुंबई में दूसरे नंबर पे, मुंबई के अंदर से 21 हैं। और अगर उसके बाद बात करें तो हैदराबाद से 12 वुमेन्स हैं जो टॉप 100 के अंदर, टॉप 100 रिचेस्ट वुमेन्स के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना, पहले नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन। चलो आगे बढ़ते हैं। साकुराजिमा वोल्केनो हैज़ इरप्टेड रिसेंटली, हमें बताना है कि ये वोल्केनो जो है कहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो देखो नाम से भी थोड़ा सा पता चल रहा है, इस तरह के नाम कहाँ पर होते हैं, जापान के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जापान के अंदर ये वोल्केनो है साकुराजिमा, ठीक है। तो ये अभी जो है इरप्ट हो गया है। तो हमें बताना है कौन सी कंट्री में, तो जापान के अंदर है, ठीक है। ये वहाँ पर एक आइलैंड है कायूसू करके, उस आइलैंड पर जो है लोकेटेड था। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका एक्टिव वोल्केनो था, कभी भी ये इरप्ट हो सकता था, बहुत साल से इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था। और 21वीं सेंचुरी का अगर हम देखें तो इसको 21वीं सेंचुरी का लार्जेस्ट इरप्शन है, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन है,
21वीं सेंचुरी का। इससे पहले जापान के अंदर एक और वोल्केनो इरप्शन हुआ था 15 जनवरी को, हांगटोंग वोल्केनो करके नाम था उसका, हांगटोंगो वोल्केनो, ठीक है। और जिस आइलैंड के ऊपर था उस आइलैंड का नाम ही होगा, ये था हांगटोंग था, ठीक है। वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था इसके अंदर। याद रखना है साकुराजिमा जो वोल्केनो है जापान से, अगर जापान की बात कर लें तो यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है फूमियो किसीदा, किसीदा, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है, टोक्यो। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है, चलती है येन, ठीक है। चलो, अभी अभी एक कंट्री ने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2024 के बाद अपना नाम, मतलब अपने आप को हटाने का फैसला कर लिया, ठीक है। वो उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर ले तो इसके अंदर 5 कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज आती हैं, ठीक है। 5 कंट्रीज़ में कौन कौन आ जाती है, सबसे पहले होती है नासा, यूएसए की। उसके बाद अगर हम देखें तो रोसकोसमोस, रोसकोसमोस ये कहाँ की है, नाम से ही पता चल रहा है हमें, रसिया की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद आता है जापान की जाक्सा, जाक्सा, जापान। उसके बाद यूरोप की ईएसए, ठीक है, यूरोप स्पेस एजेंसी, यूरोप स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोप की। और उसके बाद कनाडा की स्पेस एजेंसी आ जाती है, कनाडा स्पेस एजेंसी, कनाडा की, ठीक है। ये 5 कंट्रीज है जिनकी स्पेस एजेंसी का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और 1998 से ये अर्थ के ऑर्बिट में है। तो अब इसके अंदर जो ये रोसकॉस्मोस है, मॉस्को बेस्ड रोसकॉस्मोस, रसिया की जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने बोल दिया है 2024 के बाद वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। अगर हम मॉस्को स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस की बात करें तो रोस्कोसमोस के जो चीफ है, न्यू चीफ है इनके, अभी बने हैं, उनका नाम है यूरी बोरिसोव। और इन्होंने इसको अनाउंस किया है कि वो 2024 के बाद छोड़ देंगे क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, ये पाँचों के पाँचों जो यहाँ पर मैंने ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसी है, उन स्पेस एजेंसी के आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। जापान का जाक्सा, रसिया का रोस्कोसमोस, यूएसए का नासा, यूरोप का यूरोप स्पेस एजेंसी, और कनाडा का कनाडा स्पेस एजेंसी, ठीक है। चलो, ये हमें सबको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो ऐसा नाम है कि भारत के हर इंसान को पता होगा, कोई भूल नहीं सकता इन्हें, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारत देश के लिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनके अंदर से कौन सी चीज़ जो है गलत है, मतलब सही है, ठीक है, इन 3 स्टेटमेंट में से। ये हम अब्दुल कलाम जी का जो क्वेश्चन है इसलिए लेकर आए क्योंकि 27 जुलाई को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी, ठीक, ठीक है। 2015 में शिलोंग के अंदर एक लेक्चर देते हुए इनको हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। तो 2022 में इनकी 7वीं बरसी मनाई गई है। तो वही बताना है, मैं देखो पहला पॉइंट वही है कि 27 जुलाई 2022 मार्क द 7th डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। तो पहला तो ठीक हो गया। ये हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे हैं, ये भी ठीक रह गया, ठीक है। 11th प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे 2002 से लेकर के 2007 तक, ठीक है, याद रहेगा। और उसके बाद थे हमारे प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक। फिर थी प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ये थे हमारे 2012 से 2017 तक। और उसके बाद थे आ, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक। और अभी 2022 के अंदर कौन बनी है, हमारी द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू 2022 से 2027 तक रहेंगी, ठीक है। ये हमारी 15th नंबर की हैं, ये 14th नंबर के, ये 13th नंबर के, ये 12th नंबर के। और अब्दुल कलाम जी थे जो थे 2002 से 2007 तक 11th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे। तो ये ठीक हो गया 11th नंबर के प्रेसिडेंट। लेकिन इनको भारत रत्न 1995 में नहीं मिला था, इनको भारत रत्न मिला था 1997 में, ठीक है। तो ये थर्ड वाला गलत हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, समझ आया। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, मिसाइल मैन के नाम से, क्योंकि इनका स्पेस जो हमारी स्पेस एजेंसी है उसके अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। ये हमारी जो पहली इंडिजिनसली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जिससे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, रोहिणी सैटेलाइट करके थी एक, 1980 के अंदर, ठीक है। तो उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। अगर इनका जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में, ठीक है, रामेश्वरम शहर के अंदर। और इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, कहाँ से,
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इनसे रिलेटेड याद रख सकते हो। अगर इनको बात करें कि इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हुए हैं, मतलब जो सिविलियन अवार्ड, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, भारत रत्न मिला हुआ है इनको 1997 में। और सेकंड सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है पद्म विभूषण, वो इनको 1990 में मिला था। और उससे पहले पद्म भूषण मिला था इनको, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो मिला था इनको 1981 के अंदर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड आपको याद रखने। मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाता था, काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है भारत के लिए। चलो, कभी भुलाया नहीं जा सकता इनको। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिलीवर्ड एन इंडिजिनसली डेवलप्ड क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV टू द इंडियन आर्मी, ठीक है। देखो, हमें पता है कि जो भारत, जो सेंटर है, जो गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं, आर्म सप्लाई जो है वो भारत के अंदर ही बनाई जाए, ठीक है। हम बाहर से उनका एक्सपोर्ट कम से कम करें। और अगर इस चीज़ को देखें तो पिछले 4 साल के अंदर 2018 से लेकर के 22 तक हमने जो एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में जो हमारा खर्चा होता था फॉरेन कंट्री से, उसको हमने 46% से 36% तक रिड्यूस कर दिया, ठीक है। हम जो जितने भी ज़्यादातर आर्म्ड इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर खुद ही बनाए जाए वो, ठीक है। इस चीज़ के लिए सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा एनकरेज कर रही है कंपनीज़ को। तो ये भी उसी की डायरेक्शन में एक आर्म इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम व्हीकल, ठीक है। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। तो हमें बताना है कि इसको किसने इंडियन आर्मी को जो है अभी सौंपा है। तो याद रखना है, टाटा की एक टाटा ही ग्रुप ने इसको करा है। और जो डिलीवर्ड, यहाँ पे नाम देखो, टाटा एडवांस सिस्टम है ना, यही होगा इसका, ठीक है आंसर। वैसे तो इसको बनाया है किसने, TASL, ठीक है। तो ये अगर इसकी पूरी बात करें तो लिमिटेड यहाँ पे लगा दो, ये पूरा TASL, ठीक है। TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, एक टाटा ग्रुप की ही एक सब्सिडरी है, जो स्पेस और डिफेंस की एक उनकी आर्म है, जो इस सेक्टर में काम करती है, टाटा यूनिट की, ठीक है। तो उन्होंने इसको इंडियन आर्मी को अभी सौंपा है, ताकि जो इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में, ठीक है, अगर कोई वॉर होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको लेकर, तो वहाँ पर ये अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सके उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर हम इसको दिया है, अगर हम बात करें, टाटा ने जो है इनको और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि QRF तो FV तो ये हो ही गया। इससे पहले इन्होंने दिया था इनको इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबाइल व्हीकल, ठीक है। इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबाइल व्हीकल दिया रखा है। इससे पहले इन्होंने एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम बनाया था, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है किसने बना के दी हुई है इनको, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, ठीक है, इंडियन आर्मी को। तो याद रखना कि ये तीन चीज़ें इनके नाम और किसने इसको बनाया है, ठीक है। और मेन इसका वही मकसद है कि जो भारत एक कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनको इंडिजिनसली बिल्ड करें, उसी की डायरेक्शन में ये एक कदम है, ठीक है। चलो, विच डे हैज़ बीन ऑब्जर्व एज द 83 रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। CRPF की बात कर लेते हैं, ठीक है। CRPF का जो हमने इस बार 83rd रेजिंग डे बनाया, किस दिन, यहाँ पे बनाया हमने 27 जुलाई को, ठीक है। 27 जुलाई तो 1939 को इसकी शुरुआत की गई थी। और उस टाइम इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है। 2027 में जब इसको 1939 में जब इसको स्टार्ट किया गया था, उसके बाद इसका इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम CRPF में तब्दील कर दिया गया था 28 दिसंबर 1949 को, ठीक है। CRPF का में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो याद रखना, जो CRPF है हमारी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर 7 आर्म्ड फोर्सेज आती हैं, 7 आर्म्ड फोर्सेज, उसी में से एक है, ठीक है। तो अगर इन 7 आर्म्ड फोर्सेज की बात कर लें, तो पहली है इसके अंदर असम राइफल्स, फिर आती है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फिर आती है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एक फिर आती है CRPF, जो हमने देखा ये CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद आती है ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, और उसके बाद आती है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और फिर आती है सशस्त्र सीमा बल SSB, ठीक है। तो ये 7 आर्म्ड फोर्सेज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, और इन आर्म्ड फोर्सेज का ही हिस्सा है CRPF, जिसके रेजिंग डे को सेलिब्रेट किया गया 27 जुलाई को, 83rd रेजिंग डे। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं।
ONGC has signed an MOU with which of the following company to join pursue opportunities in renewables, green hydrogen and green ammonia and other derivatives of green hydrogen। हम सभी को पता है भारत का जो है लक्ष्य है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल। तो उसके लिए क्या है, इस डायरेक्शन में कार्बन से निजात पाने के लिए इस डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है और गवर्नमेंट भी उन चीज़ों उनको प्रोत्साहित करती है इस डायरेक्शन में काम करने के लिए कंपनीज को, कि वो रिन्यूएबल्स की तरफ ज़्यादा जाए, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, जिनसे जो है हमारा कार्बन कम निकलता है। तो उसी डायरेक्शन में ये भी एक कदम है कि ONGC ने ग्रीन एक कंपनी आपकी ग्रीन को प्राइवेट लिमिटेड, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, इनके साथ एक MOU इन्होंने साइन किया है ताकि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, ग्रीन हाइड्रोजन और उसके अदर डेरिवेटिव्स जो हैं, ग्रीन अमोनिया हो गया या अदर रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए, उन सब के एरिया में काम करेगा। मोस्टली ग्रीन हाइड्रोजन को ये प्रोड्यूस करेंगे और इस पार्टनरशिप के अंडर ये मतलब इसकी ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन भी करेंगे और इसकी स्टोरेज फैसिलिटी भी ये बनाएंगे ताकि ये इसको एक्सपोर्ट भी कर सके दूसरी कंट्रीज़ को, ठीक है। और जो इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, तो उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करेंगे। दोनों के दोनों इनका MOU जो हुआ है एक साथ मिलके सामने आया है। और इसके अलावा ONGC का जो एक इनका टारगेट है 2040 तक, कुछ इन्होंने टारगेट्स ले रखे हैं 2040 तक की रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के, तो उसमें भी एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा ये, ठीक है, उस तरफ भी एक कदम रहेगा ये, ठीक है। तो ये पॉइंट सारे याद रखना। अगर ONGC की हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो चेयरमैन है वो है अलका मित्तल और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून, देहरादून उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे, तो याद रखना। सॉरी। ये देखो, अभी हमने देखा कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं उसके इंडियन फ्लैग बेयरर्स कौन है, तो याद रखना ये कौन है, मनप्रीत सिंह और ये नहीं है, ये वाला है PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। ये कौन है, ये हमारे हॉकी टीम के कैप्टन है, हॉकी टीम के कैप्टन। और PV सिंधु को तो कौन नहीं जानता, ठीक है। इन्होंने 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे गोल्ड कोस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, इसके अंदर भी फ्लैग बेयरर रही थी कौन, PV सिंधु, ये बैडमिंटन प्लेयर है। और कल इन्होंने पाकिस्तान को, मतलब मिक्स डबल के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को 5-0 से हराया है, ठीक है। तो याद रखना ये PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। पहले यहाँ पर जो है कौन होने वाले थे, आपके नीरज चोपड़ा यहाँ पे फ्लैग बियरर होने वाले थे, लेकिन इनको चोट आ गई है, तो उस वजह से ये कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा अब नहीं है। तो इनके नामौजूदगी में PV सिंधु और मनप्रीत सिंह जी ने जो झंडा है वो फहराया है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में कॉमनवेल्थ गेम्स। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। चलो, आज की करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 बजे दोबारा से करंट अफेयर्स का सेशन लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी PDF आपको अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।